है, इसका कल्याण बंदरगाह पर भी अधिकार था। अच्छा, आप देखेंगे खारवेल एक नाम सुनते हैं आप? खारवेल का नाम सुने हैं? हाँ, हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख आप पढ़े होंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ मिलता है जानते हैं? कहाँ? भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में उदयगिरी पहाड़ी से, भुवनेश्वर उड़ीसा उदयगिरी पहाड़ी से मिलता है। और इसमें जो है सातकर्णी प्रथम की चर्चा है। ठीक, ये सवाल को बनता है जो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है यह कहाँ से मिलता है? भुवनेश्वर उड़ीसा से। और ये खारवेल कौन था जानकारी है? चेदी। हमने कहा था शुरू में जब पढ़ाया था सातवाहन और चेदी, बताया था कि दक्षिण की तरफ दो राजवंश समानांतर श्रेणी में अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। उसमें से एक चेदी वंश था। इसका जो संस्थापक था महामेघवाहन था और उसी का ये युवराज इसी का पुत्र था खारवेल। और खारवेल ने तनसुली नहर का आपने पढ़ा होगा। हाँ, और इसी के हाथी गुफा अभिलेख इसका बहुत प्रसिद्ध है और इसमें भी यह वर्णन हुआ है सातकर्णी प्रथम के बारे में। बात समझ रहे हैं? सातकर्णी प्रथम का उल्लेख मिलता है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। खारवेल कौन था? चेदी वंश का महान शासक था जिसका राज्य कहाँ था? कहाँ था इसका राज्य? कलिंग उड़ीसा में। बात समझ रहे हैं? और वहीं से इसका खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख भी मिलता है। और इसमें कहा क्या गया है हाथी गुफा अभिलेख में? उल्लेख है कि खारवेल ने कहा कि सातकर्णी प्रथम की सेना कहाँ तक आई थी? कर्णवेड़ा नदी तक। ये कह क्या रहे हैं अपने हाथी गुफा अभिलेख में कि सातकर्णी प्रथम की सेना कहाँ तक आई थी? कर्णवेड़ा नदी तक की सेना कर्णवेड़ा नदी तक आक्रमण किया था भाई इसका। कर्णवेड़ा नदी तत्कालीन समय में कौन सी नदी है? वेनगंगा। कौन सी नदी? वेनगंगा। और ऐसे कई गंगा हैं, आप लोग पढ़े होंगे। पेनगंगा, वेनगंगा। तो ये वेनगंगा नदी थी। तो ये कह रहे हैं कर्णवेड़ा नदी तक सातकर्णी प्रथम की सेना आई थी। अपने यह वर्णन कहाँ कर रहे हैं खारवेल? अपने हाथी गुफा अभिलेख। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? खारवेल किसके समकालीन रहे होंगे? सातकर्णी प्रथम के ना। हाँ, क्लियर करते चलिएगा। कह रहे हैं कर्णवेड़ा नदी तक इसकी सेना आई थी और आशिक नगर में आतंक मचाया था। और एक ये कह रहे हैं इनकी सेना आई और आशिक नगर में आतंक मचाया था। ऐसा जो है वर्णन कहाँ मिलता है? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। कह रहे हैं कि सातकर्णी प्रथम की सेना आई थी, कर्णवेड़ा नदी तक आई और आशिक नगर में लूटपाट मचाया और आतंक फैलाया। ऐसा उल्लेख कहाँ मिलता है? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। उसकी सेना कर्णवेड़ा नदी तक आई और आशिक नगर में आतंक फैलाया। सातकर्णी प्रथम का विवाह कहाँ हुआ था भाई? हमने बताया इसका विवाह किसके साथ हुआ था? नागनिका के साथ। अब नागनिका कौन थी? हाँ, ये थी अंगीय कुल की महारथी सेना। महारथी इसका नाम था। त्रनकैरो की पुत्री थी। नाम था त्रनकैरो की पुत्री थी। त्रनकैरो की पुत्री थी भाई। त्रनकैरो की पुत्री नागनिका से इनकी शादी हुई थी। नागनिका। त्रनकैरो कौन थे भाई? ये अंगीय कुल के
रथिक थे। इनकी शादी हुई नागलिका से। अंगीय कुल के महारथी, महाराष्ट्र वाले थे ना, महारथी के तनकीरों से इनकी शादी हुई थी। महारथी के तनकीरों की पुत्री नागरिका से किसकी शादी हुई थी? सातकर्णी प्रथम की। और ये देखिए, और ये बताया जाता है कि जो नागरिका थी ये भागवत धर्म की अनुयायी थी। किस धर्म की अनुयायी थी? भागवत धर्म की। ये नागरिका किस धर्म की अनुयायी थी? भागवत धर्म की अनुयायी थी। और इसी में जो लेख मिलता है नाना घाट का, इसी ने लिपिबद्ध करवाया था। किसने? नागरिका ने। अब देखिए, यह भी बताया गया है कि नाना घाट अभिलेख में 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ सहित 18 यज्ञ करने का प्रमाण मिलता है। ये भी नोट करिए, नागनिका के नाना घाट अभिलेख से, देख लीजिए, नागनिका के नाना घाट अभिलेख से यह पता चलता है कि सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ किया। 1 राजसूय यज्ञ सहित कुल कितने यज्ञ किए थे? 18 सहित कुल 18 यज्ञ किया था सातकर्णी प्रथम। नाना घाट अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ, 1 राजसूय यज्ञ सहित कुल 18 यज्ञों का संपादन किया था सातकर्णी प्रथम। अब देखिए, जुन्नार से 1 रजत सिक्का प्राप्त हुआ है सातकर्णी प्रथम का। जुन्नार से, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए और लिख लीजिए। जुन्नार से रजत सिक्का प्राप्त हुआ है। किसका? सातकर्णी प्रथम का रजत सिक्का प्राप्त हुआ है। और ये सिक्का कब का रहा होगा? ये सिक्का बताया जा रहा है कि जब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था उसके बाद का जारी किया गया रजत सिक्का है। समझ रहे हैं? अश्वमेध यज्ञ में क्या छोड़ा जाता था? घोड़ा छोड़ा जाता था। तो जुन्नार से जो रजत सिक्का प्राप्त हुई है, इसमें यह उल्लेख है और उसमें यह बात लिखी कि नागनिका का नाम उसमें उत्तीर्ण है और अश्व की आकृति उत्कीर्ण है। ये दोनों बातें इसमें उत्कीर्ण की गई। लिख लीजिए, रजत सिक्के पर सातकर्णी प्रथम और उसकी रानी नागनिका का नाम तथा अश्व की आकृति उत्कीर्ण है। तथा अश्व की यानी घोड़े की आकृति उत्कीर्ण है। यह सिक्का कहां से प्राप्त हुआ था? जुन्नार से। रजत यानी चांदी का सिक्का था। तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि अश्व की आकृति उत्कीर्ण है। इसका मतलब जो उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे उसके बाद का जारी किया हुआ रजत सिक्का रहा होगा। ठीक। और देखिए, नाना घाट अभिलेख में इसको दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया है। नाना घाट अभिलेख में ही इसको, उस दिन हमने दिखाया था ना उपाधियों में, तो दक्षिणापथ का स्वामी कहाँ कहा गया है? नाना घाट अभिलेख में दक्षिणापथ का स्वामी। इसे कहा गया है
सातकर्णी प्रथम को। और यहीं से यह सूचना मिलती है, इसने ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमिदान किया था। नाना घाट अभिलेख, ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमिदान किया था। और ऐसी सूचना प्रथम बार यहीं से मिलती है। ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमिदान की जो जानकारी मिलती है, सर्वप्रथम नाना घाट अभिलेख से मिलती है। ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमिदान किया, ऐसी सूचना कहाँ से मिलती है? नाना घाट अभिलेख से। ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमिदान किया। यह प्रथम अभिलेखीय जानकारी है भूमिदान की, समझ रहे हैं? नाना घाट अभिलेख से जो मिलती है, प्रथम बार ऐसी जानकारी मिल रही है जो लिखित की गई है भूमिदान की, नाना घाट अभिलेख से। और इसकी उपलब्धियों में देखते हैं। अब इसके देखिए, दो पुत्र हुए, इसके दो पुत्र हुए, और वह दोनों पुत्र क्या थे? अल्पवयस्क थे। यह भी खुद अल्पवयस्क था। बाद में इसने शासन सत्ता प्राप्त की। तो जब इनके दोनों पुत्र अल्पवयस्क थे, इसकी रानी जो थी नागनिका, वह दोनों की संरक्षिका बन गई। अल्पवयस्क पुत्रों का क्या नाम था? वेदश्री एवं शक्तिश्री। सातकर्णी प्रथम के दो अल्पवयस्क इसकी मृत्यु के बाद शासन सत्ता किसने संभाली? दो अल्पवयस्क पुत्र, और कौन? वेदश्री और शक्तिश्री थे। शक्तिश्री, क्योंकि यह दोनों अल्पवयस्क थे, इसलिए संरक्षिका कौन बन गई? नागनिका। नागनिका संरक्षिका के तौर पर शासन किया। नागनिका ने संरक्षिका के तौर पर शासन सत्ता को संभाल लिया, क्योंकि इसके पुत्र जो थे वह सब क्या थे? अल्पवयस्क थे। अब देखिए, इसकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि सातवाहन वंश अंधकारमय युग में चला जाता है, यानी कि इसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। और इसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कौन करते हैं? शकों ने इसकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया। और शकों में हमने बताया था नहपान का नाम, क्षहरात वंश का शक शासक था नहपान। इसने कुछ दिन के लिए इसके बहुत सारे भाग को अपने शासन सत्ता में समेट लिया, यानी इस पर अधिकार कर लिया। इसमें जो छोटे मोटे राजा हुए उसको जो है पराजित नहीं कर पाए, यानी उससे अपने क्षेत्र को वापस नहीं ले पाए। इसलिए कुछ दिन के लिए सातवाहन वंश का ये जो समय रहा वो अंधकार युग में चला गया। अब इस बीच में देखिए, 3-4 जो है छोटे छोटे शासक होते हैं, क्योंकि शकों ने उनके मूल निवास स्थान को छीन लिया, इसलिए इनका जो समय था कुछ दिन के लिए अंधकार युग में चला गया। नीलकंठ शास्त्री महोदय के अनुसार सातवाहन राजा सातकर्णी द्वितीय हुआ। कह रहे हैं कि नीलकंठ शास्त्री महाराज कह रहे हैं इसमें 3 अन्य शासक हुए, लेकिन एट लास्ट सातवां जो शासक हुआ वह सातकर्णी द्वितीय, जो लगभग कितने वर्षों तक शासन करता है? 56 वर्षों तक सातकर्णी द्वितीय। और यह धूमिल हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठित करने का सफल प्रयास करता है। 7वां शासक कौन होता है? सातकर्णी द्वितीय। ये नीलकंठ शास्त्री महोदय के अनुसार सातवाहन शासक सातकर्णी द्वितीय ने शुंगों से मालवा छीन लिया। अब जो मालवा इनका प्रमुख क्षेत्र था, सातकर्णी द्वितीय ने शुंगों से मालवा छीना और शकों से भी जो इनका मूल निवास स्थान था उसको प्राप्त कर लिया।
शुंगों से मालवा को छीन लिया, यानी पुनः से प्रतिष्ठा इसकी स्थापित हो गई। शुंगों से मालवा छीना। सातवां शासक सातकर्णी द्वितीय। अब देखिए, जो अंधकार युग में 3 शासकों का नाम मिलता है, उसमें एक का नाम था आपलिक, दूसरे का नाम था कुंतल और तीसरे का नाम था हाल। हाल के विषय में पूछा जाता है। आपलिक, कुंतल और इनकी देखिए पूछा जाएगा कि इनके बारे में जानकारियां कहाँ से हासिल होती, ठीक। क्योंकि इनकी कोई विशेष उपलब्धि रही नहीं, तो आपलिक, कुंतल और हाल की जानकारी मिली है। आपलिक का मध्य प्रदेश से तांबे का सिक्का प्राप्त होता है। इनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? मध्य प्रदेश से आपलिक का तांबे का सिक्का मिला है। तांबे का सिक्का प्राप्त होता है, इससे यह जानकारी मिलती है कि आपलिक भी यहाँ तक शासन किया रहा होगा। अब देखिए, कुंतल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? कह रहे हैं कि आपलिक का जो मध्य प्रदेश से तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है, इससे सातकर्णी द्वितीय के उत्तराधिकारी होने का प्रमाण भी मिलता है। और कुंतल जो था, उसकी जानकारी का उल्लेख वात्सायन के कामसूत्र एवं राजशेखर की काव्य मीमांसा से मिलती है। ये जो है, इनके बारे में जानकारी वात्सायन के कामसूत्र और राजशेखर के काव्य मीमांसा से जानकारी मिलती है। राजशेखर के काव्य मीमांसा से इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये अंधकार युग में ये 3 शासक रहे होंगे। हाल तो चूंकि विद्वान था, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। वात्सायन के कामसूत्र और राजशेखर के काव्य मीमांसा से कुंतल के बारे में जानकारी मिलती है। और क्या कहा गया इसके बारे में? ये एक इंटरेस्टिंग कहानी मिलती है। यह उंगलियों का बड़ा मजबूत व्यक्ति था कुंतल। इसने जो है अपनी एक पत्नी मलयवती की हत्या कर दी थी उंगलियों से। हालांकि ये बहुत प्रामाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन इसने हत्या कर दी थी। उंगलियों से हत्या किसी की जा सकती है। तो वात्सायन के कामसूत्र और राजशेखर की काव्य मीमांसा से इनके बारे में जानकारी मिलती है। अब हाल के बारे में देखिए, कहा जाता है कि यह 17वां सातवाहन शासक था। हाल जो है, हाल ये विद्वान व्यक्ति था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। यह क्या था? विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था। खुद भी एक कवि था। इसके बारे में कुछ सवाल पूछा जाता है। गाथा सप्तशती किसने रचना की थी? कवि और विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था। और इसके दरबार में कौन कौन लोग रहते थे भाई? लिख लीजिए, उस पर सवाल बनता है। इसके दरबार में संस्कृत व्याकरण कातंत्र के लेखक सर्ववर्मन, इसके दरबार में कातंत्र, या देखिए कातंत्र, यह क्या है? संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है। संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है। चाहे कीजिएगा, व्याकरण ग्रंथ। कातंत्र का लेखक कौन था?
सर्ववर्मन, सर्ववर्मन। नोट करते चलिए कि प्राचीन इतिहास सबसे कठिन इतिहास है जान लीजिए। तो ये अपना जितना लिख सको, नहीं यहाँ से उठोगे तुरंत भूल जाओगे। कातंत्र यानी संस्कृत व्याकरण का एक ग्रंथ है। इसका लेखक कौन था? सर्ववर्मन। किसके दरबार में रहता था? हाल के। हाल सातवाहन नरेश था, सातवाहन शासक। ये कातंत्र का लेखक सर्ववर्मन। और देखिए बृहद कथा, बृहद कथा के लेखक गुणाढ्य। बृहद कथा के लेखक, बृहद कथा के लेखक और कौन रहते थे? बृहद कथा के लेखक गुणाढ्य, गुणाढ्य इसके दरबार में रहते थे। और यह बृहद कथा जो लिखी गई थी, यह लिखी गई थी पैशाची प्राकृत भाषा में। यह लिखी गई थी पैशाची प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। तो बृहद कथा के लेखक गुडाढ्य और कातंत्र जो संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ था, इसके लेखक सर्ववर्मन। और लीलावय, लीलावय यानी लीलावती के लेखक पालित। लीलावय, लीलावय या लीलावती। देखिए लीलावती एक और पुस्तक मिलती है। लीलावती के लेखक पालित, पालित। और एक और महान विद्वान थे पट्टिस, इनका नाम मिलता है पट्टिस, लेकिन इनका जरूर नाम याद रखना। कातंत्र के लेखक सर्ववर्मन, बृहद कथा के लेखक गुडाढ्य, लीलावय लीलावती के लेखक पालित। इसकी राज दरबार में निवास किया करते थे। देखिए दो किताब मिलती है लीलावती पर, एक कौन सी और है? हाँ वेरी गुड, लीलावती। कौन लिखा है? लीलावती के रचनाकार कौन है? भास्कराचार्य। और यह गणित पर आधारित है, यानी गणित का मतलब अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, ज्यामिति जो भी होती है, बीज गणित, हाँ ज्यामिति की यह पुस्तक है। ठीक, लीलावती मैथ यानी कि गणित से संबंधित है, भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई है। लेकिन ये लीलावती जो है पालित के द्वारा लिखी गई है। तो पैशाची प्राकृत में लिखेंगे ये बृहद कथा। लीलावती के लेखक पालित तथा पोकिस रहते थे भाई। हाल में महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखी। इनकी एक इस किताब का नाम है महाराष्ट्रीय, महाराष्ट्रीय मतलब मराठी, महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा में लिखी गई, प्राकृत भाषा में लिखी गई कौन सी पुस्तक है? गाथा सप्तशती। खूब पूछा जाता है भाई, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? सातवाहन नरेश हाल ने। महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा में लिखी गई। और इसमें वर्णन किस चीज का है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। श्रृंगार रस प्रधान है। कैसा है? श्रृंगार रस प्रधान है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। यह जो इन्होंने रचना की है वह श्रृंगार रस प्रधान रचना है और महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा में लिखी गई है। ठीक, श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य है। कैसा काव्य है? हाँ, गाया गया श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य। इसको कौन सा काव्य कहा जाता है? गीति काव्य। श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य जो शिव की स्तुति से प्रारंभ होती है। समझ लीजिए, इसका जो प्रारंभ होता है शिव की स्तुति से होता है। गाथा सप्तशती का प्रारंभ शिव यानी भगवान शिव की स्तुति से होता है। भगवान शिव की
स्तुति से होता है। इसमें आर्या छंद में 700 प्रेम गाथाएं संकलित, 700 प्रेम गाथाएं संकलित हैं। और आर्या छंद, आर्या छंद क्या होता है ये हम भी नहीं जानते, हिंदी वाले सर से पूछ लीजिएगा। आर्या छंद में 700 प्रेम गाथाएं लिखी गई, यानी यह चूंकि नायक नायिका के प्रेम सौंदर्य को दिखाया जाता है श्रृंगार रस में, तो 700 प्रेम गाथाएं आर्या छंद में लिखी गई हैं। गाथा सप्तशती हाल के द्वारा जो लिखी गई, शिव की स्थिति से प्रारंभ होता है, श्रृंगार रस प्रधान गीत काव्य है। और आर्या छंद में 700 प्रेम गाथाएं लिखी गई हैं। और किस भाषा में लिखा गया है? महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा में। और इसमें देखिए साथ ही गौरी के मंदिर और अग्निदेव वरुण देव के व्रत का भी इसमें जिक्र किया गया है। और इसमें क्या लिखा गया है? वरुण देव महाराज के बारे में, और गौरी देवी, ये गौरी मतलब पार्वती माँ के मंदिर के बारे में जानकारी मिलती है। अग्नि देवी, वरुण देवी के व्रत, अग्नि और वरुण के व्रत कैसे होते हैं इसकी भी जानकारी मिलती है। अग्नि वरुण व्रत, और साथ में गौरी मंदिर की रचना कैसे होती है इसकी भी जानकारी मिलती है। अग्नि और वरुण व्रत, गौरी मंदिर की जानकारी मिलती है। अब देखिए जो लीलावय है, लीलावती पुस्तक, उससे जानकारी क्या होती है? हाल का, चूंकि हाल का दरबारी कवि था पालित, तो इसकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया। इसमें क्या कहा, वर्णन किया गया? सैनिक उपलब्धियों, हाल की सैनिक उपलब्धियों का जिक्र मिलता है। हाल की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। कहाँ? लीलावती में। लेकिन इस लीलावती में भास्कराचार्य ने गणित का वर्णन किया है, अनुगणित, बीजगणित, ज्यामिति का। और इस लीलावय और लीलावती जो पालित द्वारा रचित की गई है, वो हाल के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन, ठीक, हाल के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि एक हाल का सेनापति था विजयानंद, वह जो है श्रीलंका की यात्रा की। इसका भी ये वर्णन मिलता है कि इसका एक सेनापति था, सेनापति का नाम था विजयानंद, सेनापति विजयानंद। विजयानंद ने जो है श्रीलंका की यात्रा की। कहाँ की? श्रीलंका की यात्रा की थी। इसका विवरण कहाँ मिलता है? लीलावती में। इसने जो है पालित ने इसकी रचना की। सेनापति विजयानंद के श्रीलंका की यात्रा का भी वर्णन मिलता। और कुल मिलाकर हाल का शासन जो था मात्र 5 वर्ष था। इनका शासन काल लिख लीजिए, 5 वर्ष। हाल का शासन 5 वर्ष का था। आइए अगले महान शासक के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगला महान शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी, यानी वही दुखी। इसके बारे में मिटा दें इसको। सातकर्णी गौतमीपुत्र सातकर्णी मातृ नामों से जाने जाते थे ना, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसकी उपाधियां लिख लीजिए। नासिक प्रशस्ति में इसे लिखते चलिए, नासिक प्रशस्ति में इसे
नासिक प्रशस्त में इसे, आगे लिखिए, नासिक प्रशस्त में इसे वर वरुण विक्रम, वर वरण विक्रम, वर वरण विक्रम, नासिक प्रशस्त में इसे वर वरण विक्रम चारु विक्रम, वर वरण विक्रम चारु विक्रम, एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण, कुछ ज्यादा हो रहा है क्या? और भाई हाँ, घुसकर नहीं पढ़ेंगे तो आईएएस लेने जा रहे हैं आप। नासिक प्रशस्त में इसे वर वर्ण विक्रम चारु विक्रम, कामा लगाइए, एक ब्राह्मण, कामा लगाइए, प्रिय समुद्र तोय पिता वाहन, प्रिय समुद्र तोय पिता वाहन, तोय पिता वाहन, कहने का मतलब इसके घोड़े 3 समुद्रों के जल पीते थे। कहने का मतलब अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। इसीलिए इसको क्या कहा गया? प्रिय समुद्र तोय पिता वाहन, प्रिय समुद्र तोय पिता वाहन। नासिक प्रशस्त की सेम लाइन आपको हम बता दे रहे हैं। प्रिय समुद्र तोय पिता वाहन, कामा लगाइए, पर्वतों का स्वामी, पर्वतों का स्वामी, पर्वतों का स्वामी, इसकी उपाधियों से ही इसकी विशेषता जानकारी आपको हो जाएगी। पर्वतों का स्वामी, राजराज, महाराज, स्वामी, राजराज, महाराज, स्वामी, कामा लगाते जाइएगा, राजराज कामा महाराज कामा स्वामी। आगम निलय, आगम निलय का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। आगम निलय, आगम निलय यानी वेदों का आश्रयदाता, वेदों का आश्रयदाता, आगम निलय वेदों का आश्रयदाता। अद्वितीय ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, अद्वितीय, अद्वितीय मतलब क्या हुआ? यूनिक। अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। ये लोग कबीलाई थे, बाद में ब्राह्मण धर्म में ये कन्वर्ट हुए, सातवाहन। अद्वितीय ब्राह्मण, काम लगाइए, क्षत्रिय दप्प मानमद यानी क्षत्रियों का दप्प मान मर्दक, क्षत्रिय दप्प मानमद, क्षत्रिय दप्प क्षत्रिय दप्प मानमद, क्षत्रिय दप्प मानमद यानी कि क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाला। कोष्टक से लिख लीजिए, क्षत्रिय दप्प मान मर्दक, क्षत्रिय दप्प मान मर्दक, क्षत्रिय दप्प मान मर्दक यानी कि क्षत्रियों के दम्भ का मान मर्दन करने वाला। वर्ण व्यवस्था का रक्षक, वर्ण व्यवस्था का रक्षक, वर्ण संकर प्रथा को समाप्त करने वाला, बीजों तथा विजेतर जातियों के कुलों का वर्धन करने वाला। विज, विज माने क्या होता है? ब्राह्मण ना। बीजों तथा विजेतर जातियों के कुलों का वर्धन करने वाला, ऐसा लिखा गया। द्विजा वर कुटुंब विवर्धन, विवर्धन ऐसा नासिक प्रशस्त में लिखा गया। द्विजा वर कुटुंब विवर्धन यानी
द्विज तथा द्विजेतर जातियों के कुलों का वर्धन करने वाला। लिख दें, द्विजा वर कुटुब विवर्धन। द्विजा वध, द्विजा वर कुटुब, द्विजा वर कुटुब विवर्धन, यानी कि द्विज और द्विजेतर जातियों के कुलों का वर्धन करने वाला, तथा शकों यवनों पहलवों का विनाश करने वाला कहा गया है। शकों यवनों और पहलवों का विनाश करने वाला कहा गया है। शकों यानी शक, यवन, पहलव, इनका विनाश करने वाला भी कहा गया है। यानी कि शक, यवन, पहलव का विनाशक था यह पहलव। तो यो कह सकते हैं कि यह सातवाहन वंश का महानतम शासक था। अब देखिए, इसने शक विजय की थी, विशेष में लिख लीजिए स्टार बनाकर। शक विजय के उपलक्ष्य में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, शक विजय के उपलक्ष्य में, शक विजय के उपलक्ष्य में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नासिक जिले में वेणा कटक नगर की स्थापना की। नासिक जिले में वेणा कटक नगर की स्थापना की, वेणा कटक नगर की स्थापना की। ये कहाँ है? नासिक जिला, महाराष्ट्र में। नासिक जिले में वेणा कटक नगर की स्थापना की। किस विजय के उपलक्ष्य में? शकों की विजय के उपलक्ष्य में नासिक जिले में वेणा कटक नगर की स्थापना की और वेणा कटक का स्वामी भी कहलाया, और वेणा कटक का स्वामी भी कहलाया, वेणा कटक का स्वामी भी कहलाया, वेणा कटक का स्वामी भी कहलाया। तो इसने शक विजय की और उस शक विजय के उपलक्ष्य में नासिक में वेणा कटक नगर की स्थापना की और वेणा कटक स्वामी की उपाधि धारण की। अब बताया जाता है कि यह जो है 23वां राजा था सातवाहन वंश का। नासिक से इसके 2 अभिलेख मिले हैं जो इसके राज्याभिषेक के 18वें और 24वें वर्ष में वर्णित किए गए थे, यानी उनको उत्कीर्ण कराया गया था। और इनका जो है देखिए, एक 18वें वर्ष का एक अभिलेख मिला है जो कार्ले से मिला है। कार्ले का अभिलेख इनके वर्ष के, शासन वर्ष के 18वें वर्ष का है कार्ले अभिलेख। लेकिन इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है? नासिक प्रशस्ति। लिख लीजिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी की जानकारी का प्रमुख स्रोत नासिक प्रशस्ति है। नासिक से एक प्रशस्ति मिली है जिससे यह जानकारी, इसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी होती है। नासिक प्रशस्ति प्रमुख स्रोत नासिक प्रशस्ति है, जिसे उसकी माता गौतमी बलश्री ने, लिख लीजिए, नासिक प्रशस्ति जिसे उसकी माता बलश्री ने, उसे बढ़ा लीजिए, जिसे उसकी माता बलश्री ने, उसकी माता बलश्री, उसकी माता का क्या नाम था? बलश्री ने, जिसे उसकी माता बलश्री ने वासिष्ठीपुत्र पुलमावी के शासनकाल में उत्कीर्ण करवाया था। जिसे उसकी माता बलश्री ने वासिष्ठीपुत्र पुलमावी के शासनकाल में, वासिष्ठीपुत्र पुलमावी के शासनकाल में उत्कीर्ण करवाया था। ये शासनकाल में उत्कीर्ण करवाया था, ये शासनकाल में उत्कीर्ण करवाया। तो नासिक
प्रशस्ति की रचना यानी उत्कीर्ण करवाने वाले कौन थे? सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वितीय यानी कि द्वितीय की माता बलश्री। और किसके शासनकाल में उत्कीर्ण करवाई थी? वाशिष्ठी पुत्र कुलमावी के शासनकाल में। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने शासन के अंतिम दिनों में अपनी मां के साथ शासन किया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। और नासिक प्रशस्ति में कहा गया है कि उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। ये बात जरूर लिख लीजिए। नासिक प्रशस्ति में क्या कहा गया है? सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी के घोड़े 3 समुद्रों के पानी पीते थे। 3 समुद्रों के पानी पीते थे। ये बात कहाँ उल्लिखित है? नासिक प्रशस्ति में। घोड़े 3 समुद्रों के पानी पीते थे। अब देखिए, इसके समय में कहा जा रहा है कि नहपान का शासन था। इसके समय में शकों के क्षयरात वंश के शासक नहपान का शासन भी रहा एक किनारे कहीं पर। उसने अपने राज्याभिषेक के 18वें वर्ष में सातकर्णी ने गोवर्धन नामक स्थान पर शकों को पराजित किया। अब ये गोवर्धन कहाँ है? गोवर्धन को जानते हो क्या कहा जाता है? गोवर्धन यानी नासिक के बारे में कहा गया है। गोवर्धन, नासिक। ये कहा जा रहा है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने गोवर्धन यानी नासिक को छीन लिया। किससे? शकों से। क्षयरात शासक नहपान से गोवर्धन को छीन लिया था। और उसकी जो मुद्राएं थी, इसकी चर्चा हमने उसमें किया था कि उसकी मुद्राओं पर अपना नाम, अपने विवरण टंकित करवा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहीं न कहीं शकों पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए जो है इन्होंने नासिक जिले को, नासिक में एक बेड़ा कटक नगर भी बसाया और बेड़ा कटक का स्वामी भी कहलाया था। इसकी मुद्राओं में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुनः, यानी कि जो क्षयरात वंश का शासक था जिसको हराया, उसकी मुद्राओं को इन्होंने पुनः से टंकित करवाया। इससे यह जानकारी मिलती है कि इसने जो है शकों के राजा क्षयरात वंशी नहपान को हराया था। और इसकी उपलब्धियों में अगर देखा जाए तो बौद्धों को पहला ग्राम दान देने वाला यह व्यक्ति था। राज्याभिषेक के 18वें वर्ष, लिखिए, अपने राज्याभिषेक के 18वें वर्ष में जारी नासिक लेख से विदित होता है कि उसने शकों की विजय के उपलक्ष्य में बौद्धों को पहला ग्राम दान, और वह गांव कौन सा था? अजकालकीय ग्राम दान किया था। अजकालकीय ग्राम बौद्धों को दान किया था। अजकालकीय ग्राम सर्वप्रथम बौद्धों को दान में दिया था सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। और दूसरा ग्राम दान इसने दिया था करजक ग्राम। करजक ग्राम कार्ले के बौद्ध संघ को दिया था। दूसरा गांव था करजक, लिख लीजिए। दूसरा ग्राम दान करजक, जो कार्ले के बौद्ध संघ को दिया था। कार्ले के बौद्ध संघ को दान में दिया था। करजक अजकालकीय, यह दोनों गांव इसने जो है बौद्धों को दान में दिया था। करजक और अजकालकीय।
अब देखिए, अगर गौतमीपुत्र सातकर्णी के अधिकारों की बात करें तो इसने असिक, अस्मक, अनूप, विदर्भ और अवंती पर विजय प्राप्त की थी। लिख लीजिए विजय, विजय लिख लीजिए इसकी। गौतमीपुत्र का अधिकार असिक, अस्मक, अनूप, विदर्भ, अवंती, अवंती यानी उज्जैन, कोष्टक में लिख लीजिएगा उज्जैन पर विजय प्राप्त की थी। और इसे विंध्य का स्वामी क्यों कहा जाता है? ये कहा गया है नासिक प्रशस्ति में कि इसने जो है विंध्य पर्वत के दक्षिण के संपूर्ण प्रदेश पर विजय प्राप्त कर ली। समझ रहे हैं? इसीलिए इसे विंध्य या श्रतवत, पर्याप्त, सही, मलय, जैसे महेंद्र या पर्वतों का स्वामी भी कहा गया है। इसको लिखिए, नहीं बहुत सारी उपाधियां हमने लिखवा दी हैं। यानी सातवाहन शासक संपूर्ण दक्षिणापथ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। यानी कि अगर पूछा जाए तो जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था ये सातवाहन वंश का सबसे महान शासक। ठीक, और आंध्र प्रदेश पर सातवाहनों का अधिकार इसी के समय पर देखा गया है। वहीं अन्य इतिहासकार आंध्र प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित करने का श्रेय वाशिष्ठीपुत्र पुलमावी को भी देते हैं, क्योंकि पुलमावी अकेला सातवाहन राजा है जिसका उल्लेख अमरावती लेख में हुआ। पुलमावी का लिख लीजिए, पुलमावी अकेला सातवाहन राजा है जिसका उल्लेख अमरावती लेख में हुआ। मैकेंजी ने जिसको खोजा था, पुलमावी अकेला सातवाहन राजा है जिसका उल्लेख अमरावती लेख में हुआ है। आ जाइए, वाशिष्ठीपुत्र पुलमावी। वाशिष्ठीपुत्र पुलमावी के बारे में देख लेते हैं। वाशिष्ठीपुत्र पुलमावी पुलमावी इसके बाद हम लोग गुप्त शुरू कर दें क्या? यवन से पहले कुषाण बाद पढ़ा देंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। हाँ, बहुत बोरियत हो रही है। हाँ, प्राचीन इतिहास से क्या किया जाए, इसमें बहुत लफड़ा है। तो वाशिष्ठीपुत्र पुलमावी, गौतमीपुत्र के बाद उसका पुत्र वाशिष्ठीपुत्र पुलमावी राजा बना। लिखते चलिए, इसके पुत्र पिता कौन थे? वही गौतमीपुत्र सातकर्णी ताया जो है पुत्र था, और उसकी मृत्यु के बाद यह जो है राजा बना है वाशिष्ठीपुत्र पुलमावी। आंध्र प्रदेश पर विजय संभवतः पुलमावी ने प्राप्त की, अतः उसे प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। इसको प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। प्रथम आंध्र सम्राट। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का यह पुत्र था वाशिष्ठीपुत्र पुलमावी, इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया है। और देखिए, पुलमावी ने अपनी राजधानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान में बनाई थी। वही राजधानी, इसकी भी राजधानी कहाँ थी? वही गोदावरी नदी के किनारे पैठन यानी प्रतिष्ठान में ही बनाई थी। पुलमावी के विषय में अमरावती से प्राप्त एक लेख से जानकारी मिलती है। इसके समय में ही अमरावती के बौद्ध स्तूप के चारों ओर वेष्टनी का निर्माण किया गया था। जो अमरावती का स्तूप है उसकी वेष्टनी का निर्माण किसके समय में किया गया था? वाशिष्ठीपुत्र पुलमावी के समय में किया गया। इसीलिए आपसे बात पूछा जाएगा सवाल कि अमरावती लेख से किस सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है? ये नोट कर लीजिएगा, वाशिष्ठीपुत्र पुलमावी के बारे में जानकारी मिलती है, जिसकी खोज किसने की थी?
मैकेंजी ने, हाँ मैकेंजी ने खोज की थी। अमरावती स्तूप की खोज किसने की थी? मैकेंजी ने। अमरावती स्तूप की खोज मैकेंजी ने की थी बहुत पहले, 1797 में। मैकेंजी नामक अंग्रेज ने की थी। और पुलुमावी के बारे में प्रथम साक्ष्य जो मिलता है वो अमरावती स्तूप के वेस्टिनी से मिलता है। उस पर इसके लिए लेख मिलते हैं और इसको इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने, अमरावती कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की तो वर्तमान में राजधानी भी है और इसीलिए इसको कहा जाता है प्रथम आंध्र सम्राट, यानी कि आंध्र विजय के बारे में ये जानकारी मिलती है कि वाशिष्ठी पुलुमावी ने आंध्र विजय की थी। इसके समय में अमरावती के बौद्ध स्तूप के चारों ओर वेस्टनी का निर्माण किया गया है, यानी स्तूप को संवर्धित किया गया था। और कहा जाता है कि अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने पुत्र वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का विवाह किससे किया था? रुद्रदामन की पुत्री से किया था। रुद्रदामन क्या था? शक नरेश था, तो उसकी पुत्री से इन्होंने, रुद्रदामन चूंकि काफी शक्तिशाली राजा था, तो इसकी पुत्री से इसने विवाह कर लिया। वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने कब किया? अपने पिता के रहते हुए पिता ने ही इसकी शादी किससे कर दी? रुद्रदामन की पुत्री से। चूंकि शकों की तरफ से जो इनकी जो शंकाएं थी, दिक्कतें थी, वो समाप्त हो जाएं, लेकिन समाप्त नहीं हुई। राजा राजा होता है, हमेशा जो है संबंध कुछ दिन के लिए होते हैं, ठीक। सत्ता के लिए तो पुत्र ने पिता की हत्या कर दी है। तो ये जो वैवाहिक संबंध हुआ था, अपने पुत्र वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से किया गया था। संभवतः आंध्र प्रदेश में वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के प्राप्त अभिलेख ही सातवाहन वंश के आंध्र प्रदेश में पाए गए अभिलेखों में सबसे प्राचीन है। बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में जो वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी से के जो लेख मिले हैं, ये सर्वाधिक प्राचीन है, जो कि आंध्र प्रदेश से मिले हैं। सातवाहन वंश का सर्वाधिक प्राचीन लेख जो मिल रहा है आंध्र प्रदेश से, वह वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का है। इसका नाम मिलता नहीं है, हमने खोजने का प्रयास करेंगे। भंडारिका, भट्टारिका, रुद्र भट्टारिका, चलिए खोजेंगे हम भी। रुद्र भट्टारिका, इनकी लड़की का नाम था, पुत्री का, रुद्र भट्टारिका। हमारी नजर में नहीं आया था या ना आया होगा पढ़ते समय। रुद्रदामन की पुत्री थी, उससे विवाह हुआ था वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का। इसको भी क्या कहा गया है? इसकी उपाधियों में दक्षिणापथेश्वर, इसकी उपाधि भी क्या थी? दक्षिणापथेश्वर की उपाधि इसकी भी थी, दक्षिणापथेश्वर की उपाधि इसने धारण की थी। दक्षिणापथेश्वर, दक्षिणापथेश्वर। पुराणों में इसका नाम पुलोमा मिलता है, पुराणों में इसका नाम पुलोमा मिलता है, नोट कर लीजिए। पुराणों में इसका नाम पुलोमा मिलता है, पुलोमा। पुराणों में इसका नाम पुलोमा मिलता है, पुराणों में इसका नाम पुलोमा मिलता है। आइए यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में देख लेते हैं। यज्ञश्री सातकर्णी, तो यज्ञश्री सातकर्णी जो था, यह जो है सातवाहन वंश का यज्ञश्री सातकर्णी
सातवाहन वंश का अंतिम महान शासकों में अंतिम रहा होगा यज्ञ श्री सातकर्णी। लिख लीजिए, सातवाहन वंश का यह अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। इसने शकों द्वारा जीते गए अपने भूभाग को पुनः अधिकार प्राप्त किया। इसने शकों द्वारा जीते गए अपने भूभागों पर पुनः अधिकार प्राप्त किया, शकों पर अधिकार प्राप्त किया। यानी कि रुद्रदामन वगैरह फिर से जो है सिरदर्द बने थे सातवाहन वंश के राजाओं के लिए। यज्ञ श्री सातकर्णी ने शकों पर अधिकार प्राप्त किया, शकों पर अधिकार प्राप्त किया। इसके सिक्के लिख लीजिए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात से प्राप्त हुए हैं। सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से प्राप्त हुए हैं। यह व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था। इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र मिले हैं। सिक्कों पर जहाज यानी जलयान के जहाज के चित्र उकेरे गए हैं। सिक्कों पर जहाज के चित्र, यही पूछा जाता है, जहाज के चित्र यानी जलयान के चित्र सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर मिलते हैं? तो यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर। इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय व्यापार वाणिज्य चरमोत्कर्ष पर रहा होगा। सातकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था। इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र उत्कीर्ण हुआ है। इससे उसके समुद्री व्यापार के प्रति प्रेम का यह समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का द्योतक है। तो देखिए उस समय जो है कश्मीर या जो भी इधर मगध के क्षेत्र से हीरे जाते थे। हीरे, बंगाल के मलमल, समझ रहे हैं, मोर, हाथी, दांत की बनी हुई वस्तुएं, मोती, ये सब कहाँ जाते थे? रोम यानी कि मध्य एशिया में। मध्य एशिया से व्यापार हुआ करता था जहाज के माध्यम से अरब सागर के द्वारा। और वहां से बदले में क्या आता था? बदले में क्या आता? सोना, सोना यानी कि स्वर्ण आता था। मसाले वगैरह जो भी यहाँ के सूती वस्त्र, मलमल, मोती, मोर और हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं, ये सब जाते थे मध्य एशिया और रोम तक। इसीलिए जो है देखिए प्लिनी शोक व्यक्त कर रहा है। प्लिनी क्या कह रहा है कि हर वर्ष रोम से काफी भारी मात्रा में स्वर्ण कहाँ जा रहा है? भारत जा रहा है। प्लिनी जो कि भारत कभी आया नहीं था, दूसरों के सुने सुनाए संदर्भों को उसने अपने विवरण में लिखा है। नेचुरल हिस्ट्री में यहाँ की आबो हवा के बारे में लिखा है। उसने कहा कि भारी मात्रा में प्रतिवर्ष सोना कहाँ जा रहा है? भारत जा रहा है। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है? गोल्डन बर्ड ऑफ इंडिया, सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया कहा जाता था कभी भारत को। इसीलिए क्योंकि यहाँ का व्यापार वाणिज्य प्राचीन काल में काफी फलीभूत हुआ, काफी जो है उत्कृष्ट ढंग का रहा होगा। और विदेशों से व्यापार हुआ करता था और बदले में सोना आता था। और फिर उसके बाद हमारे देश पर दूसरे विदेशी आक्रांताओं की बुरी नज़र लगी और तमाम आक्रांता आपको पढ़ाए गए, आते गए और हमारे स्वर्ण भंडार को खत्म करते गए। और अब लास्ट में अंग्रेज आए, जो बचा कुचा था वो ले गए। और हमारे देश के लोग जो है स्वर्ण प्रिय हैं। लोग यहाँ की महिलाएं गहने ऑर्नामेंट्स की बड़ी शौकीन है। और देखिए हमारे देश की बहुत सारी मुद्रा जो है सोने की आयात पर खर्च करते हैं या नहीं?
तो ये जो है प्लिनी का ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि प्लिनी ने या जो है दुख व्यक्त किया है कि प्रतिवर्ष भारी मात्रा में जो है सोना हमारे देश का भारत जा रहा है, किसके बदले में? वहाँ के जो यहाँ के जो सामान जाते थे, निर्यात होते थे, जैसे मलमल, बंगाल का मलमल बहुत प्रसिद्ध था, हाथी दांत की बनी हुई सामान, मोर, मोती और सूती कपड़े, मसाले वगैरह वगैरह। आइए देखते हैं सातवाहन युगीन संस्कृति कैसी थी। इसके जो महत्वपूर्ण शासक थे उन पर हमने प्रकाश डाला। अब इसकी संस्कृति के बारे में देख लेते हैं। तो हमेशा ये सवाल पूछा जाता है किस सातवाहन शासक के सिक्कों पर जलयान के चित्र उत्कीर्ण है, तो याद रखिएगा यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहन युगीन संस्कृति देखिए, सातवाहन युगीन संस्कृति। संस्कृति देखिए तो सातवाहन युग में दक्कन की भौतिक संस्कृति के स्थानीय उपादान और वैशिष्ट दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है सातवाहन युगीन संस्कृति में। और कहते हैं कि करीमनगर जिले में एक स्थान पर लोहार की एक दुकान मिली है। इसका मतलब क्या है कि लौह, जो लोहा होता था, उसका लोहे की विविध वस्तुएं यानी सामान बनाए जाते रहे होंगे। करीमनगर जिला कहाँ है? करीमनगर संभवतः महाराष्ट्र में। करीमनगर जिले से लोहार यानी लोहे का जो शिल्पकार हुआ करते थे, बड़े क्या कहते हैं लोहार, उसकी एक दुकान मिलती है। इसका मतलब हुआ करीमनगर जिला आपका ये यहाँ नहीं पड़ेगा, सॉरी, ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, संभवतः इस समय तेलंगाना में। करीमनगर जिला आप सर्च कर लीजिएगा। तो वहाँ से एक जो है लोहार की दुकान मिली है। तो उससे पता चलता है कि इनका जो है लौह अयस्कों द्वारा जो बनाया जाता था सामान, उस पर जो है ये लोग कारीगरी कर लेते रहे होंगे। जैसे लोहे की बहुत सारी वस्तुएं आज भी बनती हैं, है ना जी। तो ये इनकी संस्कृति है। सातवाहन में स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया था। तो सातवाहन युग में जो सोना देखने को मिलता है, इनकी बहुमूल्य धातुएं, यानी कि बहुतायत में नहीं रही होंगी, इसलिए इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी नहीं की। उसके ऑर्नामेंट्स बनाते रहे होंगे या जो भी जहाँ भी इस्तेमाल करते रहे होंगे, वह बहुमूल्य वस्तुओं में गिना जाता था। सोने की मुद्राएं कुषाण और यवनों ने जारी किया था। सबसे ज्यादा शुद्ध सोने की मुद्राएं किसने जारी की थी? कुषाणों ने। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सोने की मुद्राएं यानी कि सिक्के जारी करने का श्रेय किसको जाता है? यवनों को, हिंद यवनों को। किसने सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए? कुषाणों ने। और किसने सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए? गुप्तों ने। लेकिन गुप्तों के सोने के सिक्के कैसे रहा करते थे? दोयम दर्जे के, दोयम दर्जे के होते थे, यानी मिलावटी हुआ करते थे। जैसे आजकल नहीं कहते कि 14 कैरेट का सोना है, या कुछ सोने में मिलावट भी होती है। आपके हरदोई में तो बहुत ज्यादा सोने की दुकानें देखने को मिलती है। तो सोने में मिलावट देखिए, उसकी जो कड़ियाँ होती हैं, जहाँ जोड़ होता है वहाँ मिलावट होती है, और वो भी सोने के भाव में ही बेचा जाता है। जानते हैं नहीं, दूसरी धातुओं का इस्तेमाल करके कड़ी कड़ी जोड़ते हैं उसको और बेचते हैं किस भाव में? सोने के भाव। ये थोड़ी नहीं कहते हैं। और जब आप बेचने जाओगे तो इसमें कटवन काटते हैं ना, इतना इसमें रांगा होगा, टाँका जो लगाया गया है इतना काट दें, तब वो खरीदते हैं। लेकिन बेचते कैसे हैं? पूरे स्वर्ण भाव में। इसीलिए लोग जो है बिस्किट या जो उसके आते हैं उसके सोने के, वो खरीदना पसंद करते हैं। जो लोग निवेश करते हैं बेचने, और उसमें जो सोनार होगा वो सोने का गहना नहीं खरीदेगा। वो क्या खरीदेगा? सीधे सीधे सोने की जो चिल्लियाँ आती हैं, छोटी बिस्किट्स आते हैं छोटे छोटे, वो उसको खरीदेगा। उससे वह बनाएगा, उसमें रांगा डालेगा, टाका डालेगा, जिससे उसका वेट अन्य धातुओं का बढ़े और उसका जो है लाभांश बढ़ जाए। तो कुषाणों की तरह उसने जो है सोने के सिक्के
नहीं चलाए थे, उसके सिक्के अधिकांशता किसके थे? शीशे के थे। वेरी गुड, लिख लीजिए। उनके सिक्के किसके थे? सिक्के शीशे के थे, शीशे के। और किसके थे? बोलते चलिए। तांबे, प्रोटीन और कांसे के। शीशे, तांबे, प्रोटीन और कांसे के, और कांसे के सिक्के इन्होंने चलाए। स्वर्ण सिक्के इन्होंने नहीं चलाए थे। अब देखिए, दक्कन के लोग कपास उपजाते थे। कपास किस 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 मिट्टी में पैदा होती है? काली मिट्टी में। तो दक्कन के लोग कपास उपजाते थे, और कपास से क्या बनता है? सूती कपड़े बनाए जाते हैं ना, सूती कपड़े। दक्कन के लोग कपास उपजाते थे। इसलिए जो है यह क्षेत्र आंध्र कपास के उत्पादन में मशहूर बताया गया है। जो विदेशी लेखकों का जो विवरण मिलता है, कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश जो था, आंध्र जो था, वह कपास के लिए बहुत ही मशहूर था, कपास उत्पादन के लिए। जो विदेशियों के विवरण से ऐसी जानकारी मिलती है। प्लिनी के अनुसार वही प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री वाले, प्लिनी के अनुसार इनकी सेना में, प्लिनी के अनुसार सेना में 1000 पैदल, 1 लाख पैदल, 1 लाख पैदल कामा 2000 घुड़सवार, 1 लाख पैदल सेना इनकी कैसी थी? 1 लाख पैदल, 2000 घुड़सवार और 1000 हाथी थे। प्लिनी के अनुसार इनकी सेना में 1 लाख पैदल सेनानी, 2000 हाथी और 2000 अश्वारोही यानी घुड़सवार, और 1000 हाथी थे। प्लिनी ने लिखा है कि पूर्वी दक्कन में आंध्र प्रदेश में दीवार से घिरे 30 नगर थे और बहुत सारे गांव भी थे। दीवार से घिरे 30 नगर थे और बहुत सारे गांव भी थे। तो देखिए, जो रोमन सिक्के मिले हैं, रोमन सिक्के बहुत भारी मात्रा में मिले हैं। इसका मतलब रोम से जो व्यापार होता था वो काफी मात्रा में हुआ करता, व्यापक तौर पर, बहुत व्यापक तौर पर रोम से व्यापार हुआ करता था। तो प्लिनी ने इसका भी जिक्र किया है कि भारी संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों से बढ़ते हुए व्यापार का संकेत मिलता है। इनका सामाजिक संगठन देख लीजिए। सामाजिक संगठन कैसा था? कहाँ टाइम 4 बज गए? अच्छा, रवि मैडम चलिए ठीक है, बंद कर दीजिए। तो हम ये कह रहे हैं भैया,